Hello friends, this is Dr. Ashish Chauhan, and in continuation with the previous part that we were studying on the endocrinology, let us come to a very important gland which secretes a very important hormone, that is thyroid. So far we have studied about what hormone is, how can we classify it, what are its function. Then we have talked about the hypothalamic and pituitary hormones, and furthermore we have talked about the clinical manifestations that can be seen in case of certain condition when there is higher amount of this pituitary or hypothalamic hormone for that matter. So let's start with the thyroid gland, right? So this picture I've taken directly from the NCERT, and mind you guys, pictures, images, anything that is there in NCERT which is very significant, and we don't have to see anything beyond that, right? So जो NCERT में जो images हैं, अगर उसके बारे में अपना concepts clear है, right? तो एग्जाम में आने वाले image based 100% questions, I'm telling you, not even 90-95, I'm telling you 100% of the questions which will be asked from these images will be cleared, right? So पहले इस image को देखते हैं, what it is trying to show. ये क्या दिखा रहा है? ट्रैकिया. ट्रैकिया इज आर विंड पाइप, राइट? दिस वन इज आर ट्रैकिया, यहां से जो जा रहा है, ठीक है? अब इसके ऊपर एक मूव करने वाला पार्ट होता है, यहां पे वोकल कॉर्ड्स लिखा है, बट एक्चुअली वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर होते हैं. दिस इज आर लैरिंग्स और द वॉइस बॉक्स, राइट? ये पूरा अपना वॉइस बॉक्स है, और इसी के चारों तरफ एक ग्लैंड सिचुएटेड होता है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है? अब देखो, ये वेंट्रल साइड है. वेंट्रल साइड मतलब कि व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, आप मुझे सामने से देख रहे हो, तो ये ग्लैंड कुछ इस तरीके का दिखता है. ऑफन आप अगर आपके घर में किसी मम्मी को या किसी लेडी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, लोग कहते हैं थायराइड हो गया है, थायराइड है ऑलरेडी, या तो वो घट गया है और बढ़ गया है, उससे रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में बात होती है. तो डॉक्टर जो होता है वो आके इस ग्लैंड को टच करता है, पैल्पेट करने की कोशिश करता है, साइज को देखने की कोशिश करता है, ठीक है? सो ये लोकेशन पता होने का फायदा है कि हाँ, ये ग्लैंड यहाँ पे है, वी कैन पैल्पेट इट, वी कैन टच इट, राइट? और ये डॉर्सल साइड से देख रहा है, अपन पीछे से देख रहे हैं, मतलब कि पीछे से देखने के लिए जब आप आओगे तो यहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है? उसके बाद आपका फूड पाइप है, इसोफेगस है, उसके आगे ट्रैकिया है, और ये जो है अपना फूड पाइप और विंड पाइप के आसपास में सिचुएटेड है. अब देखो, इसी में छोटे छोटे ये 4 गोले बने हुए हैं. दीज आर पैराथायरॉयड ग्लैंड. सो पी शेप्ड ग्लैंड होता है, और ये जो है थायराइड ग्लैंड के ही अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है? ओके, ओके. सो फार सो गुड. हमने थायराइड के बारे में एक बेसिक लोकेशन पढ़ लिया उसका, कि थायराइड ग्लैंड अपना कहां पे है. नाउ लेट अस कम टू अनदर पार्ट, दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड. हमारी एनसीईआरटी में थायराइड फॉलिकल्स का नाम लिया गया है, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स का नाम लिया गया है, ठीक है? तो ये क्या है और ये कहां पे होते हैं? सो इस थायराइड ग्लैंड को जब एक टुकड़े को आप निकालोगे, ठीक है, और इसमें आपने माइक्रोस्कोप लगाया, आपने इसको जूम इन किया, और जब आप जूम इन करके देखते हो तो आपको, लेट अस गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कि लेट अस से दिस इज द जूम्ड इन पोर्शन. यहां पे बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, और उसके अंदर जो है कुछ सेल्स होंगे यहां पे, और सराउंडिंग सेल्स बहुत सारे होंगे, और फिर कुछ और सेल्स होंगे. तो आपको 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखते हैं. जो पूरे एरिया को सराउंड किया हुआ है, दे आर कॉल्ड स्ट्रोमल सेल्स. स्ट्रोमा बना रहा है, वो पूरा बाकी सारी चीजें बना रहा है, ठीक है? और फिर कुछ सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल्स, उन्हीं को थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं. और ये ग्लैंड जो है, दिस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ दिस थायराइड हार्मोन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, T3 एंड T4, राइट? और बाकी यहां पे जो होता है उसको बोलते हैं हम पैराफॉलिकुलर सी सेल्स. दीज पैराफॉलिकुलर सी सेल्स ऑल्सो सिक्रीट वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन और कैल्सिटोनिन, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ आर कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. अब देखो, जैसा मैंने बताया,
थायराइड अपना है एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है, कुछ इस तरीके का है वो, है ना, बटरफ्लाई शेप्ड है और ट्रैकिया के चारों तरफ प्रेजेंट है। बाइलोब्ड है, मैंने बताया कि दोनों लोब्स प्रेजेंट है, इसमें दो लोब्स प्रेजेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कहता है कि एक लोब ये, दीज लोब्स आर कनेक्टेड एट द लेवल ऑफ इस्थमस। जो दो लोब जुड़े हुए हैं जिस जगह पे, उसे हम इस्थमस कहते हैं। और शायद हमारे टाइम पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, बट वो चीज समझना और वो एनसीईआरटी में लिखी है, उस बात को याद रखना इज वेरी सिग्निफिकेंट, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू, पैराफॉलिकुलर सी सेल्स जो होते हैं वो भी इसी के अंदर होते हैं। स्ट्रोमा है पैराफॉलिकुलर सी सेल्स एंड दे सिक्रीट अ हार्मोन विच इज एंटागोनिस्ट टू द पैराथायरॉइड हार्मोन विच इज सिक्रीटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो अब कैसे इसको समझना है उसको बस इजीली याद रख लेते हैं कि जब भी हम पैराथायरॉइड की बात करेंगे तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने की बात करेंगे। जब भी हम पैराथायरॉइड की बात करेंगे ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने की बात करेंगे। तो बढ़ गया कैल्शियम, घटाने का काम कौन करेगा? पैराफॉलिकुलर सी सेल से जो रिलीज होता है थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्शियम दोनों में आता है। पैराथायरॉइड में ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा और थायरोकैल्सीटोनिन में ब्लड में कैल्शियम कम होगा। ठीक है, और दूसरा बैलेंस जो ये बनाता है फॉस्फोरस से, ठीक है, फॉस्फेट PO4 जो है, ठीक है, फॉस्फेट का बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन्स हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन हमारे बॉडी से फॉस्फोरस, बट जो थायरोकैल्सीटोनिन है वो फॉस्फोरस के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें अपनी क्लियर हो गई। जैसे ही मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स हैं, वो सिक्रीट करते हैं थायरोक्सिन T3 और T4, बेसिकली T3 होता है बट T3 T4 इज थायरोक्सिन। व्हाट इज दिस T3 एंड T4? तो इसका नाम होता है ट्राइआइडोथायरोनिन, मतलब कि एक टायरोसिन अपना अमीनो एसिड है, ठीक है, और इसमें तीन आयोडीन लगे हुए, कुछ इस तरीके से, टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। ट्राइआइडोथायरोनिन, इसमें 3 आयोडीन है, इसी तरीके से इसमें 4 आयोडीन है, टेट्राआइडोथायरोनिन। ठीक है, एक अमीनो एसिड है, उसमें 4 आयोडीन लगे तो टेट्राआइडो और 3 आयोडीन लगे हैं तो ट्राइआइडो। अब क्या होता है ब्लड में कंसेंट्रेशन की अगर बात करें तो T3 जो होता है, T3 का कंसेंट्रेशन ब्लड में 20% होता है, T4 80% होता है। सिंपल फिजियोलॉजी, जो आयोडीन ज्यादा कैरी कर रहा है उसको अपन ब्लड में रखते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो सके। बट सेल में जाने के बाद, जब सेल में जाता है तो सेल में अपना T3 जो होता है उसकी एफिकेसी और जो आप कह सकते हो कि इफेक्ट कॉज करने वाला पोटेंशियल जो होता है वो ज्यादा होता है। एक्टिव फॉर्म जो होता है दैट इज T3, जिससे हमारी चीजें, अभी आप पढ़ेंगे कि थायराइड का क्या फंक्शन है, तो वो फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल इज T3। सो T3 इज मोर इफेक्टिव, इट हैज हायर एफिनिटी, एंड T4 इज मोर प्रोटीन बाउंड। प्रोटीन बाउंड मतलब क्या है कि अगर ये प्रोटीन से बाउंड होगा, ठीक है, अगर ये प्रोटीन से बाउंड होगा तो ब्लड में इजीली ट्रेवल कर सकता है। ओके, सो फार सो गुड, यहां तक बातें क्लियर हो गई। नाउ लेट अस कम टू द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। टू मेक यू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, एक फिजिक्स का इक्वेशन लिखता हूं। अब आप पूछोगे कि क्यों लिख रहा है, बस अभी समझते हैं। E इज इक्वल्स टू mc²। ठीक है, दिस इज अ वेरी फेमस इक्वेशन ऑफ फिजिक्स की इट इज अ रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। ठीक है, एनर्जी एंड मास। अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, थायराइड। वेट, ये उल्टा हो गया। ठीक है, कि मैं कह रहा हूं कि मास एंड एनर्जी, इस कन्वर्जन में हेल्प करने वाला थायराइड होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट थायराइड हैज द पोटेंशियल टू कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी। अब समझो इस चीज को, क्या है कि थायराइड हमारी बॉडी में हीट जनरेट का कैलोरीजेनिक हार्मोन होता है। मतलब कि थायराइड का कंसेंट्रेशन किसी इंसान में ज्यादा है, उसको आप देख के भी पता कर सकते हो। वो क्या होगा, पतला सा आदमी होगा, उसका सारा जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, बहुत परेशान, हाथ वाथ शेक कर रहे होंगे उसके। पतला सा इंसान होगा, खूब खाएगा फिर भी बहुत पतला सा होगा। ठीक है, गुस्से में होगा, उसे लगेगा कि मैं किसी से भी लड़के किसी को भी मार सकता हूं, एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, अपने आप को बहुत बलवान समझता है। बट इवेंचुअली क्या होता है, लड़ाई करने जाता है, पिट के आ जाता है। सो दिस थिंग इज डन बाय थायराइड हार्मोन।
एग्जैक्टली उसका उल्टा भी वहीं पे होता है। अगर थायराइड हार्मोन किसी में नॉर्मल लेवल से कम है, वो इंसान कुछ नहीं खाएगा, थोड़ा बहुत खाएगा, कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, फिर भी इतना मोटा सा रहेगा, बहुत मोटा, ठीक है, उसको कुछ करने का मन नहीं करेगा। जैसे इसे गर्मी लगती थी, पसीने निकलते थे, वो बेचारा ठंड से कांपता रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा भी ठंड हुआ वो कहेगा भाई मुझे 2 कंबल लाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं चुपचाप से घर में बैठूंगा। सो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं जो आपको थायराइड का बस एक चीज की ये मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस वर्ड से समझ में आती है। सो एज आई सेड कि अब आप डायरेक्ट डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म है, किसमें हाइपोथायरॉइडिज्म है। तो पहली चीज मैंने बताई कि ये अपने कैलोरीजेनिक हार्मोन है, मतलब कि अपने बॉडी में हीट रिलीज करवाता है। और एक वर्ड आपके एनसीईआरटी में है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो क्या है? तो ऐसा कंडीशन, ठीक है, ऐसा कंडीशन जिसमें आप चुपचाप से लेटे हुए, लेटे से सो रहे हो, ठीक है, आप कोई काम नहीं कर रहे, एनर्जी कंजम्पशन मिनिमल लेवल पे है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर अप्रोप्रिएट मिनिमल लेवल पे है, हार्ट रेट जो मिनिमम पॉसिबल लेवल, जो मतलब जिसमें भी कि आप सरवाइव करते हो उस पे है, सारे ऑर्गन्स अपने मिनिमम एफिशिएंसी पे, या मिनिमम जो आप कह सकते हो कि जितना काम करना चाहिए था उसके मिनिमम पे काम कर रहे हैं, एंड बॉडी इज सर्वाइविंग, सस्टेनिंग नेचुरली, नॉर्मली, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इज आप लेटे हुए सो रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जो है, जो हार्मोन काम करता है, दैट इज बीएम, दैट इज थायराइड हार्मोन, राइट। जैसे कि कोई आदमी लेट अस से कि वो पहाड़ों में, ठीक है, बहुत ठंड इलाके में भी सो रहा है ना, हीट जनरेट हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ थायराइड हार्मोन, राइट। सो ये चीज हो गया। अब ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। ग्रोथ में क्या होता है कि हमने एक ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था जो कि अपने पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था। दिस ग्रोथ हार्मोन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल स्केलेटल और मस्कुलर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बट दिस थायराइड हार्मोन ये सिर्फ अपने फिजिकल ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करता, मेंटल ग्रोथ को भी करता है। इसीलिए जो आयोडीन की कमी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन अ मदर, और कोई बच्चा पैदा हुआ है उसको शुरू में ही आयोडीन की कमी हो गई, तो उससे थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा, और ये थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होना उस बच्चे के अर्ली स्टेजेस में डेट्रीमेंटल होगा, और वो उसके फिजिकली हाइट को भी छोटा करेगा, मेंटली भी उसे छोटा करेगा, मतलब कि उसका इंटेलिजेंस कम होगा, उसकी आईक्यू कम होगी, ठीक है। तो अब मैं आयोडीन क्यों बोल रहा हूं थायराइड में, मैंने आपको समझा दिया था। थायराइड में एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है, और उसमें आयोडीन लगे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड जो है, ब्लड से आयोडीन को ट्रैप करता है, फंसाता है, अंदर लेके आता है, उसको एक अमीनो एसिड के साथ मिक्स करता है और एक ऐसा हार्मोन बना देता है जो हमारे ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, वो बीट मेंटल और फिजिकल। और मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इन तीनों की मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं अगर किसी के ग्रोथ, फिजिकल मेंटल ग्रोथ को वो कंट्रोल कर रहा है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को भी वो कंट्रोल करता है। अदर फंक्शंस, ये आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। जो हाइपोथायरॉइडिज्म वाले पेशेंट होते हैं उसमें बहुत बार एनीमिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और क्या कर सकता है? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमिना, बहुत पिक्यूलियर फेनोमिना है, अगर आप नेचर में रहोगे तो आप यू विल सी कि टैडपॉल्स होते हैं, फ्रॉग के बच्चे, है ना। तो मेटामॉर्फोसिस मैंने वर्ड लिखा है, आप जब बाकी की ज़ूलॉजी पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि एक टैडपॉल होता है, ठीक है, और वो इवेंचुअली ग्रो करके एक फ्रॉग बन जाता है, ठीक है, वो फ्रॉग बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्फेंटाइल फॉर्म इनटू एन एडल्ट फॉर्म इज व्हाट वी कॉल मेटामॉर्फोसिस, और इसमें थायराइड हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉर्मल लेवल ऑफ आयोडीन इन अ वाटर बॉडी, लेट अस से, जहां पे कि आयोडीन नॉर्मल अमाउंट में है, तो एक नॉर्मल साइज तक टैडपॉल ग्रो करेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ नॉर्मल साइज फ्रॉग, नॉर्मल बात। अब क्या है कि उस पानी में आयोडीन की बहुत कमी होती है। आयोडीन की जब बहुत कमी होती है तो क्या हो जाता है कि ये टैडपॉल, अगर आयोडीन कम है, ठीक है, या थायराइड हार्मोन कम है, या थायरोक्सिन कम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये कभी फ्रॉग बन ही नहीं पा रहा होता है, और ये बहुत बड़ा जाइंट सा टैडपॉल बन के बैठा रहता है पानी में, ठीक है। इतने बड़े बड़े हो जाते हैं आयोडीन की कमी वाले वाटर में।
और अगर लेट अस से कि बहुत ज्यादा आयोडीन है, ठीक है, या बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन है, तो ये तुरंत मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। तो ये छुट्टू सा फ्रॉग बनेगा, ये छोटा सा फ्रॉग, इतना सा छोटा सा फ्रॉग बन के बैठ जाएगा। ओके, तो ये इफेक्ट है थायराइड हार्मोन का मेटामॉर्फोसिस पे, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू सम ऑफ द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन। सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथायराइडिज्म। अब मैं जब इतना समझा दिया है, मैं हाइपोथायराइडिज्म बोलूंगा तो आपको समझ में आने लगा, अच्छा अच्छा ये फीचर्स होंगे उसमें, इस तरीके का आदमी हाइपोथायराइड, मतलब थोड़ा मैं उधर लेके जा रहा हूं मेडिकल साइंस में कैसे देखते हैं। बट क्योंकि आप लोग आगे बहुत सारे लोग ऑप्ट करोगे मेडिकल साइंस को पढ़ना, मेडिकल कॉलेजेस में जाना, तो अगर इसके बारे में आइडिया होता है तो आपकी क्यूरियोसिटी भी जगेगी कि हाँ सच में इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं और सच में हम उन्हें देख सकते हैं। सो लेट अस कम टू हाइपोथायराइडिज्म। अगर बचपन से, जैसा मैंने बताया था, मदर ने आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया, मदर रहती थी पहाड़ों में, वो पहाड़ी नमक खाती थी, एंड शी नेवर कंज्यूम्ड आयोडीनेटेड सॉल्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दी जाती है, तो क्या हो गया, उसके प्रेगनेंसी के दौरान उस बच्चे में आयोडीन की कमी रही, आयोडीन की कमी में वो ग्रो हुआ, तो वो जो बच्चा होता है वो फिजिकली रिटार्डेड होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है, उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकती, उसके टंग बाहर रहता है, पेट फूला हुआ रहेगा, ठीक है, हार्ट रेट बहुत कम रहता है, बीएमआर बहुत कम रहता है, उसका चेस्ट जो होता है पिजन के टाइप का चेस्ट हो जाता है, वो डेफ हो सकता है, उसे सुनाई नहीं दे सकती, वो बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, और इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। दिस कंडीशन इज व्हाट वी कॉल क्रिटिनिज्म, ठीक है, इस कंडीशन को अपन क्रिटिनिज्म कहते हैं, जबकि बचपन से ही थायराइड हार्मोन की कमी है बच्चे में, ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्सेडीमा। मिक्सेडीमा इज लाइक टिपिकल जो हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट वुमेन में देखने के लिए मिलता है, जिसमें उनका थायराइड का लेवल फॉल किया रहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल मिक्सेडीमा। क्या होता है, उनके फीचर्स आप देखोगे तो फेस फूले रहते, पफी फेस रहता है। दूसरी चीज क्या होती है कि वो बहुत थकी हुई रहती है, और मैंने एक वर्ड लिखा है कैरोटिनीमिया। कैरोटिनीमिया उनका स्किन का जो टिंज होता है ना, स्किन थोड़ा येलोइश अपीयर करता है, उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेटेड रहती है, हेयर फॉल, ये वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनमें होते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट क्या देंगे, इसको थायरोक्सिन देंगे, थायरोक्सिन देके ठीक हो जाती है। अब एक चीज है सिंपल गोइटर। नाउ बिफोर कमिंग टू सिंपल गोइटर, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइटर। तो गोइटर मतलब एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, बात खत्म, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया था, एक ये वाला याद है, इसमें फॉलिकल्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड को थायराइड प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओके। अब क्या हुआ कि यहां पे आयोडीन की कमी हो गई, ओके, आयोडीन की कमी हो गई, यहां पे कच्चा माल आना बंद हो गया, बट प्रोडक्शन को मेंटेन रखना है, तो इसको नॉर्मल रखने के लिए यहां पे और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज लगा देते हैं ये, या बाकी सारी चीजें बढ़ा देते हैं ये, ठीक है। फैक्ट्रीज में भी लगे ना लगे, यहाँ पे स्ट्रोमल सेल जो थे वो बढ़ने लगते कि हाँ भाई एरिया बढ़ाओ, मतलब कच्चा माल नहीं है तो नो मैटर आप कितना भी इसको एक्सपैंड कर लो, आप बहुत ज्यादा लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ओवर द टाइम इस ग्लैंड का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। दिस एनलार्ज थायराइड ग्लैंड इन विच मेजॉरिटी जो सेल्स हैं वो अपने स्ट्रोमल सेल्स हैं वो बड़े हो गए हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड गोइटर और सिंपल गोइटर और एंडेमिक गोइटर। अब एंडेमिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज एंडेमिक, जैसे कहते हैं कुछ एंडेमिक स्पीशीज हैं, मतलब कि वो उसी एरिया में पाए जाते हैं। तो देखा गया कि कुछ पहाड़ी इलाके जो थे, ठीक है, माउंटेनियस एरियाज में जो लोग रहते थे, वहां क्या होता था कि वहां पे स्लोप वाली जमीन होती है और बहुत बारिश होती है, तो बारिश होने की वजह से सॉइल में जो आयोडीन का कंटेंट था वो फॉल कर जाता था। अब उसमें वो खेती करके उपजी हुई सब्जियां खाते थे, उन सब्जियों में आयोडीन की नेचुरली जो थी कमी थी, और वो पहाड़ वाले ही नमक खाते थे। तो ये पुरानी बात है। अब क्योंकि इंडिया जो है आयोडीन इंडिया में रिप्लेनिश हो चुका है, कंट्री पूरी फुल कर दी है गवर्नमेंट ने आयोडीन से, अब आयोडीन की कमी नहीं है, पहले होती थी, अभी भी कुछ रिमोट एरियाज में जाओगे तो ये चीज होती है। तो वहां पे इस वजह से कुछ पर्टिकुलर एरियाज में इसकी कमी थी, इसीलिए एंडेमिक गोइटर कहते हैं। अब वहां पे कच्चा माल दैट इज आयोडीन आना बंद हो गया ब्लड में, जिसके कारण थायराइड बहुत बड़े बड़े ये जो होता है बिल्कुल फूला फूला रहता था। फाइन, नाउ सी there are two diseases, okay, one is called Hashimoto thyroiditis and another is called Graves disease। तो मैं कैसे याद करता था, GH बेसिकली जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे या किसी भी कॉलेज में, तो GH स्टैंड्स फॉर गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है।
गर्ल्स हॉस्टल में 2 फ्लोर्स, लेट से ऊपर वाला नीचे वाला. G स्टैंड्स फॉर ग्रेव्स डिजीज, ठीक है. H स्टैंड्स फॉर हाशीमोटो डिजीज. ओके, बोथ दिस ग्रेव्स एंड हाशीमोटो इज एन ऑटो इम्यून डिजीज. इम्यून डिजीज, ओके, दोनों ही ऑटो इम्यून डिजीज हैं. ग्रेव्स में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज. ओके, हाशीमोटोस में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है, सो ये चीज इस तरीके से अपन ने याद कर लिया. मूविंग ऑन, अब देखो जब थायराइड इंक्रीज हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म, तो इसमें जो डिजीज है उसका नाम है ग्रेव्स डिजीज. लाइक आई सेड, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म. इसी का दूसरा नाम होता है एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर. एक्सोफ्थेल्मिक गॉइटर मतलब होता है आंख है, आई बॉल्स हैं, वो सॉकेट में बंद होते हैं, ठीक है, और इसके पीछे फैट की कवरिंग होती है, फैट पैड होता है जो कुशनिंग के लिए होता है आई बॉल के. अब जब थायराइड हार्मोन बढ़ता है तो इस फैट के अंदर वाटर का कंटेंट बढ़ जाता है जिसके कारण ये फूल जाता है. अब ये स्वेल करेगा तो आई बॉल को बाहर पुश कर देता है और ये आंखें बिल्कुल बाहर को ऐसी नजर आएंगी. ठीक है, तो ऐसा लगता है इंसान एक फ्रॉग के जैसी उसकी आंखें होंगी, बिल्कुल बल्जिंग आउट, राइट. सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर. ठीक है, ऑप्थेल्मिक इज रिलेटेड टू आई एंड एक्स इज लाइक एक्सो, बाहर को जा रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने याद कर लिया. मैंने ये बताया था ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है. ऑटो इम्यून कंडीशन, इसका थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है. एक सीक्वेंस, हमारा पिट्यूटरी है, ठीक है, और हमारा थायराइड है. तो पिट्यूटरी से निकलता है TSH, ये जाके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है और यहां से निकलता है अपना T3 T4. अब देखो नॉर्मली क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते. जब इसने इस पे एक्ट किया, ये T3 T4 बढ़ा और यही बढ़ा हुआ T3 T4 जाके पिट्यूटरी को कहता है कि सर हो गया, अब नहीं आना है अपने को, अपना लेवल जितना चाहिए था हो गया. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. तो T3 T4 जो TSH था वो कम हो जाता था, जब TSH कम तो T3 T4 कम, इस तरीके से बैलेंस बना रहता था. अब क्या हुआ कि एक ऑटो इम्यून डिजीज हुई जिसको हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं. ठीक है, इस ग्रेव्स डिजीज में एक अजीब सा बंदा आया, उसका नाम था TSH, राइट. बट ये क्या था, एक एंटीबॉडी था which was similar to TSH. It was not actually a TSH. एक एंटीबॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है. ऑटोइम्यून डिजीजेस ऐसी कंडीशन होते हैं जिसमें जो सेल्स हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बनाए गए हैं, वही सेल बिकॉज ऑफ सर्टेन डिसफंक्शनिंग इन देयर डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी, दे डेवलप इन सच अ वे कि वो अपनी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करने लगते हैं. ठीक है, तो ये उसी तरीके में से एक आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ क्रिमिनल्स अपने ही सिस्टम में निकल आए हैं. ओके, अब ये क्या कहता है, ये थायराइड के पास जाता है, कहता है सुनो भाई, मैं TSH का जो है छोटा भाई हूं, लेट से वो कुछ इस तरीके की बात कहता है. एंड इट कन्विंसेस द थायराइड कि तुम T3 T4 बढ़ाओ, T3 T4 खूब बढ़ाओ, because I represent this TSH hormone, but this is an antibody which is similar to or which is mimicking the thyroid stimulating hormone. ये थायराइड को जाके कहता है भाई बड़ा 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 और बड़ा, T3 T4 खूब बड़ा. इंसान के अंदर T3 T4 की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसान को सारे हाइपरथायरॉयडिज्म वाले फीचर्स आने लगते हैं. एक्सॉफ्थेल्मिया हो जाता है, हाथ पैर शेक करते रहते, पतला सा हो जाता है, बहुत गुस्सैल हो जाता है, पसीना निकलता है, डायरिया होता है, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं. अब क्या होता है कि ये T3 T4 का तो नेचुरल काम भी था नेगेटिव फीडबैक देना, तो इस पेशेंट में TSH का लेवल खूब फॉल कर जाता है, खूब नॉन डिटेक्टेबल लेवल तक पहुंच जाता है. तो जब अपन कहते हैं कि थायराइड टेस्ट करवाओ, तो इन सारे लेवल के ऊपर नीचे होने से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसको कौन सी डिजीज की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, और उस बेसिस से अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. तो ये चीज आपको समझ में आई. नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड. पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि इट इज अ हार्मोन विच चीफली रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल. और क्या करता है, कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ाता है, बस बात खत्म. ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, ब्लड फॉस्फेट लेवल घटाएगा. अब देखो वो ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाता है, उसके लिए एक सिंपल सा मैंने एक चार्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है.
दिस इज आवर ब्लड वेसल, राइट? ये ब्लड वेसल है, ये अपना बोन है। ये क्या कहता है, मेरा मकसद है ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना, कैसे भी बढ़ाना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बढ़ाना है। ये क्या करता है, बोन के पास जाता है, बोन हाँ भाई तुम्हारे पास कैल्शियम है, कहता है बोन, कहता है हाँ, कहता है लाओ दो। इट स्टार्ट्स रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बोन का, बोन्स पतले हो जाते हैं, बोन ब्रिटल हो जाते हैं, बोन टूट जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। फिर ये जाता है किडनी के पास, कहता है हाँ भाई तुम कैल्शियम को बाहर फेंक रहे थे, तो किडनी कहता है कभी कभार फेंकता था। तो ये किडनी के पास जाता है, कहता है कैल्शियम आज से बाहर नहीं जाएगा, कह रहा भाई कुछ तो बाहर फेंकूंगा, कहता है फॉस्फेट फेंक, और ये फॉस्फेट को किडनी से यूरिन के रास्ते बाहर फेंकवा देता है, और यहां से सारा कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करवा के वापस लेके आ जाता है। फिर जाता है जीआईटी के पास, जीआईटी इज द सोर्स, जब हम खाना खाते हैं जीआईटी से तो कैल्शियम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ही तो कैल्शियम हमारी बॉडी में डिफ्यूज करता है। जीआईटी के पास जाते कहता है हाँ भाई कैल्शियम है तुम्हारे पास, कहता है हाँ साहब कैल्शियम हमारे यहाँ से ही आता है, कहता है लाओ सारा कैल्शियम दो। खूब सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, सब जगह से लेके ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ा देता है। अब अगर ये हार्मोन अकेला काम कर रहा होता तो ब्लड कैल्शियम लेवल तो इतना बढ़ जाता कि इंसान परेशान हो जाता। मैं बताऊंगा ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाने की वजह से बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, बट ऐसा नहीं होता। इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कैल्सीटोनिन है, जिसके बारे में मैंने बात की थी। ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करवाता है। कम कैसे करवाएगा, किडनी के लेवल पे हो सकता है वो एक्सक्रीशन करवा दे कैल्शियम का, बोन के लेवल पे वापस बोन में भेज दे, बोन की स्ट्रेंथनिंग होगी। सो किसी इंसान में अगर बोन वीक हो गया है तो हम कैल्सीटोनिन हार्मोन दे के उसको ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट मोडालिटीज इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ओके चलो आगे, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब देखो अगर कोई कंडीशन जिसमें पीटीएच बढ़ा हुआ, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत बड़ा होगा, बोन सारे ब्रिटल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो ऐसे इंसान में जो है बोन पेन की बहुत शिकायत होती है, और कैल्शियम का बार बार एब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीनल स्टोन, किडनी के स्टोन्स बहुत कॉमन होते हैं उसमें, ठीक है, पेट में उसके बहुत दर्द होता है, तो ऐसे फीचर्स होते हैं। अब देखो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो गया तो ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल कर गया, तो एक कंडीशन होती है हाइपोकैल्सेमिक टिटनी, ठीक है। हाइपोकैल्सेमिक टिटनी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया जो न्यूरॉन्स होते हैं, लेट अस से किसी न्यूरॉन को स्टिमुलेट होने के लिए लेट अस से -70 मिलीवोल्ट का एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए। और आप जब वो हम न्यूरो का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि मसल्स और जो आपके नर्व मसल्स के बीच में जंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड मायोन्यूरोनल जंक्शन और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और एनएमजे। अब क्या होता है कि कैल्शियम की कमी हो गई है, जिसके कारण ये वेसिकल्स जो थे बहुत कम थ्रेशोल्ड पे ही रिलीज कर देते हैं, और कैल्शियम की कमी है, ये मसल्स जो हैं बहुत कम पोटेंशियल पे या सिग्नल आया भी नहीं और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाते। इट मींस कि दीज मसल्स जिसपे हमारा कंट्रोल था वो कंट्रोल लूज होना शुरू हो गया। ओके तो फॉर एग्जाम्पल लैरिंग्स का मसल है, सॉरी लैरिंग्स का मसल है, तो उसमें अगर वो अपना कंट्रोल लूज कर देगा, वोकल कॉर्ड्स जो है अपने पास आ गए, ठीक है, लैरिंग्स का पैरालिसिस हो गया, लैरिंग्स के मसल्स का वोकल कॉर्ड्स फ्यूज हो गए, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, इंस्टेंट डेथ है। हमारे डायफ्राम के मसल्स, राइट, डायफ्राम के मसल्स स्पाज्म में चले गए, अपन सांस ही नहीं ले पाएंगे, इंस्टेंट डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये हाइपो कैल्सीमिया के कारण ये सारी चीजें हो सकती है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट द ऑर्गन्स दैट इज थायराइड, हाइपोथायराइड एंड देयर फंक्शंस। सो इसको एक बार इन नोट्स को लिख के एनसीईआरटी से रेफर करना। जो पार्ट अगर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन हो फील फ्री टू आस्क, और बाकी अगले पार्ट में अपन अगले जो ऑर्गन्स हैं उनको देखेंगे, और बाकी का जो पहले जो पढ़ा है हमने उसे मे बी प्रीवियस वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।